नमस्कार, मैं हूं आलम और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। इसीलिए हम चुनावी चर्चा करने के लिए आज 112 महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुके हैं, जहां हमारे साथ चुनावी चर्चा करने के लिए मौजूद हैं यहां के पूर्व एमएलए डॉक्टर देवरंजन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप पेशे से एक डॉक्टर रह चुके हैं, ठीक है, और एक डॉक्टर से एक राजनीतिक करियर में जाना, ये इस बारे में कुछ बताइए हमारे दोस्तों। मैं एक डॉक्टर के नाते व्यक्तियों की बीमारी का इलाज करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि व्यक्ति से बड़ा समाज है। समाज की बीमारियों का इलाज करने के लिए भी एक डॉक्टर को आगे आना चाहिए। इस नाते मैं राजनीति में आया हूँ। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि मेरा कहना है कि जो लोग भी पढ़े लिखे हैं, जिनके पास सोचने की क्षमता है, शिक्षा है, अच्छा चरित्र है, उन सभी लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अन्यथा केवल झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, अन्य सभी जगहों से नाकाम रहने वाले लोग, बेवकूफ़ लोग, बेईमान लोग, लुटेरे, क्रिमिनल, ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में रहेंगे तो देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा। इसीलिए आपने यह भी देखा होगा कि आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद तक भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग, काफ़ी विद्वान लोग, काफ़ी अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हुए लोग राजनीति में रहते थे। तो देश का उस समय राजनीतिक स्तर काफ़ी बढ़िया था। आगे भी अगर समाज को अच्छा बनाना है तो समाज के अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिनके पास सोचने की सलाहियत है, अच्छी शिक्षा है, उनको राजनीति में दिलचस्पी दिखानी चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन आजकल के माहौल के हिसाब से ज़्यादातर राजनीतिक एक अजीब बनता जा रहा है, जिसमें गुंडे, माफिया, दारू माफिया, ऐसे टाइप के लोग अपना पाप धोने के लिए राजनीतिक में आते हैं। इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों से जनता को सावधान रहना चाहिए। एक ही बात लोगों को सोचना चाहिए कि राजनीति में जो व्यक्ति आ रहे हैं, क्या वो शिक्षित हैं, क्या वो विचारवान हैं, क्या वो चरित्रवान हैं। अगर हैं तो राजनीति में जनता उनका स्वागत करे, उनको समर्थन करे। अब देखिए, जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य जगह पर सफल नहीं हो पाया, अब वो राजनीति में आएगा तो क्या करेगा? क्योंकि अन्य जगहों पर वह कामयाब नहीं हो पाया, तो इसलिए अब राजनीति में आकर वह पैसा कमाने के चक्कर में पड़ेगा, राजनीति में आकर वह अपना घर बनाने के चक्कर में पड़ेगा, राजनीति में आकर वो अपने बाल बच्चों के सेटिंग में लग जाएगा, तो वो समाज का काम नहीं करेगा। इसलिए राजनीति में ऐसे लोग आवें जिनको अपने परिवार की चिंता न हो, जिनको अपने परिवार का रोजी रोटी कैसे चलेगा इसकी चिंता न हो, तब वो लोग समाज के लिए सोच सकते हैं। इस बार आप गठबंधन से हैं। पिछली बार वो गठबंधन किसी कारण पुनः टूटा था, फिर वो आपस आ चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है कि उनका टिकट काट के आपको टिकट मिलेगा? देखिए, यह जो चुनाव है, यह चुनाव एनडीए के नेतृत्व में एकजुट होकर एनडीए लड़ रहा है। श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, श्री सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री हैं, और सबके ऊपर श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। एनडीए के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि पुनः एनडीए की सरकार बनाना, और पुनः एनडीए की सरकार बनाने के लिए सीट जीतना ये आवश्यक है। और सीट जीतने के लिए आवश्यक यह है कि जो व्यक्ति लोकप्रिय हो, जो व्यक्ति जनता के बीच पैठ रखता हो, जो जनता की सेवा में लगा हुआ हो, जनता का समर्थन जिसके साथ हो, उस व्यक्ति को एनडीए टिकट देगा। एनडीए के बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हो चुकी है। वर्तमान विधायक के बारे में सर्वे रिपोर्ट जा चुका है। वर्तमान विधायक के कामकाज से पार्टी का नेतृत्व, एनडीए का नेतृत्व काफ़ी नाराज़ है और उनका टिकट कटना लगभग तय हो चुका है।
आप ये समझ लीजिए कि उनका टिकट कट चुका है। ऐसी स्थिति में एनडीए के लिए यह सीट जीतना है और इसी उद्देश्य के लिए एनडीए मुझे अपना उम्मीदवार बनाएगी, ऐसा नेतृत्व ने मुझे आश्वासन दिया है। अभी तक जो मतलब विधायक रहे हैं, इनके द्वारा कितना विकास हुआ है महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में? अब इसका जवाब मुझसे बेहतर यहाँ के लोग देंगे। आप देख ही रहे होंगे, आप मीडिया वाले लोग, कि किसी भी गांव में कई जगहों पर जाने के बाद किस तरह लोग उनका विरोध करते हैं। और आप खुद भी सर्वे कर सकते हैं, किसी गांव में जाकर पूछ सकते हैं, किसी भी गरीब बस्ती में जाकर पूछ सकते हैं कि पिछले 5 साल के इनके क्रियाकलाप से क्या जनता संतुष्ट है। मैंने तो देख लिया है, आप भी जाकर देखिए, जनता ही इनके कामों का हिसाब आपको दे देगी। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में जाएंगे? मुझे अगर टिकट मिलता है नहीं बल्कि मुझे टिकट मिलेगा, मैं ही चुनाव एनडीए का लड़ूंगा, मैं ही एनडीए का यहाँ का प्रत्याशी बनूंगा, यह निश्चित है। मेरा सर किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। मेरा जो सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा वह है कि गरीब लोगों की मदद करना, जो सरकारी योजना का लाभ उनको भ्रष्टाचार के चलते नहीं मिल पाता है, ऐसे सभी लोगों की मदद करना। दूसरा मुद्दा मेरा रहेगा कि किसान लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, किसान की समस्या को सरकार के सामने उजागर करना तथा उन्हें सरकार की तरफ से जरूरी मदद कराना। भ्रष्टाचार तीसरा मुद्दा मेरा रहेगा युवा लोगों के लिए, युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले और उनको रोजगार का साधन मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। तो भ्रष्टाचार का जिम्मा किसको मानते हैं जिम्मेदार? भ्रष्टाचार का जिम्मेवार तो जो सरकारी कुर्सी पर बैठा हुआ है वो है। अब भ्रष्टाचार जो कर रहा है उस पर नकेल कसने का काम, उस पर कंट्रोल करने का काम, उसका विरोध करने का काम नेतृत्व का होता है। जनता का नेतृत्व अगर जागरूक रहेगा और ईमानदार होगा तो जो कुर्सी पर बैठा हुआ सरकारी पदाधिकारी है उसकी हिम्मत नहीं होगी भ्रष्टाचार करने। सर हमारा सवाल है आपसे कि सत्ता में आते वक्त कुर्सी पाने के लिए तो लंबी लंबी बातें करते हैं लोग, तो जनता कैसे विश्वास कर ले आप पे कि आप इन सब का जो भी बात कह रहे हैं इस पर आप खरा उतरेंगे? जनता मेरे पिछले क्रियाकलाप को देखे। मैं इसके पहले जब विधायक था 1 साल के लिए, मात्र 1 वर्ष के लिए मैं विधायक था, उस पीरियड को जनता देख रही है, जनता जानती है। और मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मैं सामाजिक जीवन में पिछले 20 वर्षों से हूँ। आज तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे मेरा समर्थक हो चाहे मेरा विरोधी हो, वह हमेशा हमारे व्यक्तित्व की प्रशंसा ही करेगा, हमारे व्यक्तित्व के प्रति कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा। इससे जनता, और मैं लोगों के बीच लगातार हूँ, लोगों को के नियमित संपर्क में हूँ, इसलिए मुझे कोई सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लोग निर्णय कर चुके हैं। क्या क्या विकास करेंगे आप महाराजगंज विधानसभा के लिए? मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि मैं नंबर 1 काम तो यह करूंगा कि गरीब लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। नंबर 2 काम यह करूंगा कि सरकारी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार है उस पर मैं कंट्रोल करूंगा। और नंबर 3 काम करूंगा कि किसान लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने उजागर करूंगा और किसानों की हर संभव मदद करूंगा। और नंबर 4 कि युवा लोगों को अच्छी शिक्षा मिले और रोज़गार मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। रोजगार के क्षेत्र में आप कौन सा कदम आगे बढ़ाएंगे? रोजगार के क्षेत्र में कदम बढ़ाने की बात यह है कि इसके लिए बड़े पैमाने पर सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास होना चाहिए कि बिहार में अच्छे स्कूल खुलें, अच्छे कॉलेज खुलें, अच्छी फैक्ट्रियां आएँ और इस प्रकार का प्रशिक्षण लोगों को दिया जाए जो काम के लिए योग्य बनावे उनको। और बाहर की जो फैक्ट्रियां हैं उनको बिहार में भी लगाने के अब विशेष प्रयास बिहार सरकार को करना होगा। इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, इसके लिए मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूं और दूंगा। विकास के मामले में आप महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र को कहां पाते हैं? विकास के मामले में पिछले 5 वर्षों से महाराजगंज का विकास काफ़ी धीमा रहा है, काफ़ी पीछे है। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप पेशे से एक डॉक्टर रह चुके हैं, अभी फ़िलहाल में भी हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या योगदान होगा अगर आप एमएलए बनते हैं?
स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरा यह योगदान होगा कि सरकारी अस्पताल में दवा मिले, डॉक्टर मिलें, और मैं स्वयं भी जहाँ जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पर लोगों को जिस प्रकार की भी स्वास्थ्य की समस्या होगी, या तो उनके सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाऊँगा, अगर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है तो उसके लिए मैं उनकी हेल्प करूँगा, उनका मार्गदर्शन करूँगा। अगर उन्हें पटना जाना है तो उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा कि पटना वहाँ उनका इलाज समुचित तरीके से हो सके। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के लिए लोग मेरी सलाह ले सकते हैं और मैं उसके लिए सदैव तत्पर रहूँगा। तो ये थे महाराजगंज के पूर्व एमएलए डॉक्टर देवरंजन, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। हमारे सहयोगी फ़हीम के साथ मैं मोहम्मद आलम, जनादेश न्यूज़, बिहार झारखंड।